नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज की क्लास में 68 बीपीएससी मेंस के लिए एक टॉपिक है जीएसटी। उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में इसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इन 5 वर्षों के दौरान इसके क्या जो रिजल्ट्स मिले हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि व्यापार को आसान बनाने में जीएसटी की क्या भूमिका रही है, राजस्व वृद्धि में इसकी क्या भूमिका है और इसे और अच्छे तरीके से किस प्रकार जो है लागू किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें। वो टेलीग्राम के हैं, वो मेंस चैनल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे व्यापार आसान बनाने में जीएसटी की भूमिका की। तो देखिए क्या कहता है कि कराधान सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत है और सरकार द्वारा समय समय पर कर की दर का निर्धारण जो है ये किया जाता है, क्योंकि सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है टैक्स ही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा करों की वसूली तथा करों के प्रबंधन की विधियों में भी समय अनुसार परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की गतिविधि को कर सुधार कहा जाता है और इसी तरह के सुधार के अंतर्गत सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर में सुधार करते हुए पूरे देश में एक एकल कर जो कि जीएसटी है वर्ष 2017 में लागू किया गया था। तो कर की वसूली, कर की प्रबंधन में जो टाइम के हिसाब से चेंजेस आते हैं, उसी चेंजेस के अंतर्गत जीएसटी भी एक परिवर्तन था। बात करें जीएसटी के पृष्ठभूमि की तो क्या कहता है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो है पर लगने वाला एक गंतव्य आधारित कर है। यह विनिर्माण से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर प्रत्येक स्तर पर किया जाने वाला मूल्यवर्धन पर एक आरोपित कर है जीएसटी। विश्व में सबसे पहले जीएसटी 1954 फ्रांस में लागू किया गया था। वर्तमान समय में लगभग 161 देशों में यह लागू है। बात करेंगे भारत में जीएसटी के पृष्ठभूमि की तो कहता है कि साल 2002 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। विजय केलकर समिति, इस समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने की वकालत की थी और इसी क्रम में वर्ष 2011 में 115वां संविधान विधेयक जो है ये लाया गया था। हालांकि यह विधेयक जो है ये पारित नहीं हो सका। उसके बाद 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया गया, जो कि 2 वर्ष के बाद 2016 में संसद के द्वारा पारित हुआ और इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है ये देश में लागू हो गया। तो भारत में भी इसकी एक अपनी कहानी रही है। 2011 फिर केलकर समिति, काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद जो है ये प्रकाश में इसको लाया गया था। आगे देखते हैं, जानेंगे भारत में जीएसटी का प्रभाव। कहता है कि केंद्र व राज्य की विभिन्न कर और उपकरों को मिलाकर एक नया कर व्यवस्था जीएसटी लागू किया गया। हालांकि देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि 90% से अधिक लोग जो हैं ये खुदरा कारोबारी एवं असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। देश का बड़ा आबादी जो है ऐसे क्षेत्रों से है जो कि जिनकी
जिनका रिटर्न काफ़ी कम है और वो असंगठित क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। ऐसे में जीएसटी किस प्रकार से कार्य करेगा, ये एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हालिया 5 वर्षों के जो आंकड़े देखने के लिए मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार नई कर व्यवस्था के कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्ष 2017 में करीब 64 लाख करदाता जो हैं ये जीएसटी के तहत पंजीकृत थे 2017 में। वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग 1.36 करोड़ है। इसके अलावा एमएसएमई की अगर बात करें तो इसका जीएसटी प्रणाली में हिस्सा मात्र 17% था, जो कि वर्तमान में 43% से ज़्यादा है। इन आंकड़ों से ये कहा जा सकता है कि जीएसटी को जो लागू किया गया, कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे कहता है कि राजस्व संग्रह के मामले में भी जीएसटी का एक अहम योगदान है, क्योंकि वर्ष 17-18 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह जो है ये 82,000 करोड़ था, जो कि वर्ष 19-20 में बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार हो गया। हालांकि इसी समय कोरोना महामारी की दस्तक हुई, लोग जो हैं व्यापार काफ़ी मंदा हो गया, एक देश का दूसरे देश से संपर्क बंद हो गया था। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि इसका जो आंकड़ा था वह नीचे गया। लेकिन 21-22 में फिर से यह आंकड़ा 1.23 लाख करोड़ पहुंच गया। बात करें 17-18 में यह मात्र 82,000 करोड़ था, और 21-22 की अगर आंकड़े को अगर आप देखें तो यह 1.23 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। आगे कहता है जीएसटी के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना भी काफ़ी आसान हुआ है, क्योंकि अंतर्राज्यीय राज्य व्यापार की स्थिति में बाधा के तौर पर नजर आने वाली जो राज्य की सीमाएं थी, उनका आईजीएसटी द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया है। जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में करीब 112% जो है ये टैक्स पे बेस आधार बढ़ा है। यह गति अगर आगे भी जारी रहता है तो जीएसटी संग्रह देश को जो है मध्यम अवधि में 20% के कर जीडीपी अनुपात की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। जून 2022 के आंकड़े के हिसाब से जो जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई वह 112% अधिक हुई, और यही अगर वृद्धि लगातार रहती है कुछ समय के लिए तो जीडीपी का जो अनुपात है ये और तेजी से ये बढ़ेगा। इसके अलावा जीएसटी ने भारत में एक देश और एक कर और एक बाजार के फायदे को उजागर किया है। हालांकि इन फायदों के अलावा जीएसटी के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। तो हमने देखा जीएसटी से क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से जो है इसमें आरंभ में कितने पंजीकृत मतदाता थे, वर्तमान में कितने हैं, इससे राज्यों के मध्य जो है व्यापार करना कितना सुगम हो गया है, जो अलग अलग राज्यों के टैक्सेस थे उनसे आम जन को निजात मिला है। राजस्व संग्रह के मामले में भी इसमें 82,000 करोड़ के मुकाबले 1.23 लाख करोड़ तक जो है ये पहुंच गया है। ये जीएसटी के प्रमुख फायदे हैं, लेकिन इनमें कुछ चुनौतियां भी हैं। बात करेंगे उन चुनौतियों की। जीएसटी की चुनौतियों की अगर बात करें तो कहता है कि हालिया वर्षों में समय समय पर संशोधन के द्वारा जीएसटी में कई बदलाव हुए हैं। क्यों बदलाव हुए हैं? क्योंकि ये जो है करदाताओं के सामने जो समस्याएं उत्पन्न होती थी उस हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है। लेकिन अभी भी
कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जीएसटी व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसके अलावे देखिए, जीएसटी के 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी केंद्र एवं राज्य की अपनी अपनी समस्याएं जो हैं ये बरकरार है। राज्यों की शिकायत रहती है कि उनका जो संग्रह है वो केंद्र के द्वारा समय पर नहीं दिया जा रहा है। केंद्र की ओर से राज्यों को मुआवजा देने में देरी होना केंद्र एवं राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति को पैदा करता है। इसके अलावे नई कर व्यवस्था के अंतर्गत मासिक रिटर्न फाइल और कर भुगतान के साथ कई अनुपालक भी जो हैं ये आवश्यक हैं, जो कि कहीं ना कहीं आम जनों के लिए ऐसा आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और जब छोटे व्यवसायी लंबे भुगतान चक्र के साथ कार्य करते हैं तब उन्हें मुश्किलें पैदा होती है, जिस कारण जीएसटी व्यवस्था का एमएसएमई क्षेत्र पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी का विस्तार अभी भी पूर्ण रूप में नहीं हुआ है, पूरी तरह से इसका विस्तार नहीं हुआ है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल जैसे कई वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है, और इससे जो चीज़ें बाहर रखी गई वस्तु केंद्र के अप्रत्यक्ष कर का लगभग 40% हिस्सा है। तो ये भी राज्य के जो राजस्व पहले होते थे और वर्तमान में जो होते हैं उन पर प्रभाव डालता है। दोनों में अंतर देखने के लिए मिलता है। एक तो राज्यों को समय से जो उनका हिस्सा है वह नहीं मिलता है, बल्कि कई सारी चीज़ें जो है इसको बाहर रखा गया है। तो ऐसे में राज्य को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तकनीकी दिक्कतें भी अभी इस प्रक्रिया में पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आईटी प्रणाली में अक्सर गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिस कारण रिटर्न सीमा को जो है ये बढ़ा दिया जाता है और एक निश्चित समय में जो है इसका संग्रह नहीं हो पाता है। बात करें निष्कर्ष की, तो कहता है जीएसटी के माध्यम से सिस्टम में पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में जीएसटी भुगतान का लगभग 98% जो है ये हम लोग डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो ऐसे में पारदर्शिता स्वाभाविक है। जीएसटी में सुधार हेतु संघीय संस्थानों के निर्माण की भी आवश्यकता है। इसके तहत क्रियान्वयन के लिए जीएसटी राज्य सचिवालय के रूप में एक अन्य संस्थान के निर्माण की भी आवश्यकता है, और ऐसे संस्थान केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायक होंगे। वर्तमान में कई विदेशी कंपनियां भारत को गंतव्य के रूप में देख रही है। तो इस स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाने की ज़रूरत है। ये था अपना आज का टॉपिक, जीएसटी के 5 साल में क्या बढ़ोतरी हुई है। डाटा को हमें फोकस करके इसको लिखना था, और उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। बाकी इसका ऑडियो आर्टिकल आप सुन सकते हैं